जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानशाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे बीईसीसी 103 का संपूर्ण एक सिलेबस का एक निचोड़ क्वेश्चंस लाइए सर, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है क्योंकि इसमें संपूर्ण पिछले 3 साल का और पिछले 3 बार का क्वेश्चंस मिक्स्ड है। ये इग्नू एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतर है और आपके लिए वरदान है। ये एक निचोड़ है, इससे बाहर एग्ज़ाम में लगभग कुछ नहीं आएगा। तो बिना अपने टाइम को लैप्स किए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या-क्या क्वेश्चंस है इसमें। तो सबसे पहले में है, स्फीति के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। समाज के विभिन्न वर्गों वर्गों पर स्फीति के प्रभाव का चर्चा कीजिए। उत्तर, स्फीति के कारण स्फीति के क्या कारण है? अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर होने वाली वृद्धि को स्फीति या मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसके मुख्य कारण 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक, मांग प्रे प्रेरित स्फीति। जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग उसकी कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमत बढ़ने लगती है। इसके कारण निम्नलिखित है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। जब केंद्रीय बैंक अधिक मुद्रा जारी करता है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे या कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च करने से बाजार में मांग बढ़ती है। तीसरा है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अधिक जनसंख्या के कारण उपभोग वस्तुओं की संख्या में स्वतः वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, लगान लगान प्रेरित स्फीति। जब उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण वस्तु के दाम बढ़ते हैं तो उसे लगान प्रेरित स्फीति कहते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। कच्चे माल की कमी में वृद्धि। जैसे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है। दूसरा, मजदूरी में वृद्धि। यदि यदि श्रमिक की मजदूरी उसकी उत्पादकता से अधिक गति से बढ़ती है। नेक्स्ट है, करों में वृद्धि। सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष करों जैसे जीएसटी की दरों में बढ़ने से वस्तुएं महंगी हो जाती है। समाज के विभिन्न वर्गों पर स्फीति का प्रभाव। मुद्रास्फीति का समाज के अलग अलग वर्गों पर असमान प्रभाव पड़ता है और समान प्रभाव पड़ता है। एक है, निश्चित आय। वेतनभोगी कर्मचारी और भोगियों की सबसे अधिक नुकसान होती है क्योंकि इसकी आय स्थिर रहती है जबकि वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसकी वास्तविक क्रय शक्ति घट जाती है। नेक्स्ट है, उत्पादक और व्यापारी वर्ग। इस वर्गों को लाभ होता है। वस्तुओं की कीमत बढ़ने से उनका लाभ मार्जिन बढ़ जाता है और वे स्टॉक से अधिक कमाते हैं। नेक्स्ट है, ऋणी और ऋणदाता। ऋणी, कर्ज लेने वाला को लाभ होता है क्योंकि जब जब वह पैसा वापस करता है तो उस मुद्रा का वास्तविक मूल्य यानी क्रय शक्ति पहले से कम होती है। इसके विपरीत ऋणदाता कर्ज देने वाले को नुकसान होता है। नेक्स्ट है, कृषिक वर्ग। कृषकों को सामान्यतः लाभ होता है क्योंकि क्योंकि उसकी फसल के दाम बढ़ते हैं। हालांकि उत्पादन लागत बढ़ने से उसका वास्तविक लाभ कुछ सीमा तक प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय और रोजगार के क्लासिक प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। यह केंजीय प्रतिमान के किस प्रकार विभिन्न है? उत्तर, क्लासिकी प्रतिमान प्रतिष्ठ अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, जेबी से और डेविड रिकॉर्ड का मानना था कि एक स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण स्वराज की स्थिति पाई जाती है। क्लासिकी सिद्धांत का मुख्य आधार से का बाजार नियम यानी से लॉ ऑफ मार्केट्स है, जिसके अनुसार आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इसके अनुसार अर्थशास्त्र में दीर्घकाल में कभी भी अति उत्पादन या बेरोजगारी की समस्या नहीं रह जाती है क्योंकि मजदूरी और कीमतों में लचीलापन स्वतः ही संतुलन स्थापित कर देती है। नेक्स्ट आता है, केंजीय प्रतिमा। लॉर्ड जे.एम. केंज ने 1930 की महामंदी के बाद अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी में क्लासिकी विचारों की आलोचना की। केंज के अनुसार अर्थशास्त्र में संतुलन अपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी हो सकती है। नेक्स्ट है, क्लासिक और केंजीय प्रतिमा में मुख्य अंतर। रोजगार की स्थिति। क्लासिकी मॉडल पूर्ण रोजगार को एक सामान्य स्थिति मानता है। केंजीय के अनुसार पूर्ण रोजगार एक विशेष स्थिति है। वास्तविक जीवन में अपूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति होती है। संतुलन का निर्धारण। क्लासिकी मॉडल में आपूर्ति मुख्य कारण है। केंज के मॉडल में प्रभावी मांग आय और रोजगार का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, सरकार की भूमिका। क्लासिकी अर्थशास्त्री
हस्तक्षेप की नीति यानी सरकार के शून्य हस्तक्षेप का समर्थन करते थे। केंजी ने मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकारी हस्तक्षेप और राजकोषीय नीति को अनिवार्य बताया। नेक्स्ट है मजदूरी कीमत यानी लचीलापन। क्लासिकी मानते थे कि मजदूरी हटाकर बेरोजगारी दूर की जा सकती है। की जा सकती है। केंज ने कहा था कि मजदूरी में कटौती से लोगों की आय घटेगी, जिससे मांग और कम हो जाएगा तथा मंदी गहरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निवेश गुणक की संकल्पना की व्याख्या एवं रेखाचित्र की सहायता से कीजिए। इसकी मांग क्या है? निवेश गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन J.M. केंज द्वारा किया गया था। यह दर्शाता है कि जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश डेल्टा आई किया जाता है तो राष्ट्रीय आय में होने वाली कुल वृद्धि डेल्टा वाई निवेश की तुलना में कई गुना अधिक होती है। गुणक का सूत्र K बराबर डेल्टा वाई डेल्टा आई या K बराबर 1/1 माइनस MPC या K बराबर 1 MPS। यहाँ K क्या है? गुणांक है। MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति है। यदि MPS 0.8 है तो K बराबर इतना होगा। इसका अर्थ है कि 100 करोड़ के निवेश से आय 500 करोड़ बढ़ेगा। रेखाचित्र विवरण यानी SI दृष्टिकोण। रेखाचित्र में एक्स अक्ष पर राष्ट्रीय आय, वाई अक्ष और वाई एक्सिस पर बचत यानी S तथा निवेश I को दर्शाया जाता है। प्रारंभिक संतुलन बिंदु वहाँ होता है जहाँ बचत वक्र निवेश वक्र को काटता है। जब निवेश वक्र ऊपर की ओर खिसकता है तो नया संतुलन बिंदु प्राप्त होता है जो आय में निवेश की तुलना में अधिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आता है निवेश गुणक की सीमाएं। बचत की प्रवृत्ति। यदि समाज में लोग बढ़ी हुई आय का अधिकांश भाग बचा लेते हैं यानी कि MPS उच्च है तो गुणक का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आयात पर व्यय। यदि बढ़ी हुई आय का उपयोग विदेशी वस्तुओं को आयात करने में किया जाता है तो धन देश से बाहर चला जाता है और घरेलू आय नहीं बढ़ती। नेक्स्ट है पुरानी ऋण अदायगी। यदि लोग अपनी बढ़ी हुई आय का उपयोग पुराने कर्ज को चुकाने में करते हैं तो वह राशि बाजार में उपभोग के रूप में नहीं आती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। यदि मांग बढ़ने पर भी बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति नहीं बढ़ पाती है तो आय बढ़ने के बजाय केवल कीमत बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक IS वक्र की उत्पत्ति दर्शाएं। इसे IS वक्र की प्रवस्था तथा ढाल को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। IS वक्र की व्युत्पत्ति। IS वक्र वस्तु बाजार यानी गुड्स मार्केट के संतुलन को दर्शाता है। यह बाजार की दर और राष्ट्रीय आय के उन विभिन्न संयोजनों को प्रदर्शित करता है जहां कुल निवेश कुल बचत के बराबर होता है। इसकी व्युत्पत्ति निम्नलिखित चरणों द्वारा समझाई जाती है। एक है बाजार की दर और निवेश में विपरीत संबंध होता है। जब बाजार की दर गिरती है तो निवेश की लागत कम होने से निवेश बढ़ता है। दूसरा है केंद्रीय उत्पादन संतुलन के अनुसार निवेश में वृद्धि होने से गुणक प्रभाव के माध्यम से कुल मांग और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अतः ब्याज की निम्न दर उच्च राष्ट्रीय आय के संतुलन से जुड़ी होती है। इसी कारण IS वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता हुआ होता है। नेक्स्ट है IS वक्र की ढाल को प्रभावित करने वाले कारक। निवेश की नंबर फर्स्ट है निवेश की ब्याज लोचशीलता। यदि निवेश ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है तो बाजार में थोड़ी कमी से निवेश और आय बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे IS वक्र अधिक चपटा होगा। इसके विपरीत होने पर वक्र तीव्र ढाल वाला होगा। नेक्स्ट है गुणक का आकार जितना बड़ा होगा MPC अधिक होने पर निवेश में वृद्धि से आय उतनी ही अधिक बढ़ेगी, जिससे IS वक्र अधिक चपटा बनेगा। नेक्स्ट है IS
IS वक्र का खिसकाव। चलिए इसको देखते हैं। बाजार दर के अलावा अन्य स्वायत्त स्वायत्त घटकों में परिवर्तन से IS वक्र अपनी जगह से खिसक जाता है। दाहिनी ओर खिसकाव। सरकारी व्यय में वृद्धि करों में कटौती या स्वायत्त उपभोग यानी कि निवेश में वृद्धि से कुल मांग बढ़ती है और IS वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। बाईं ओर खिसकाव। सरकारी खर्च में कमी या करों में वृद्धि से IX वक्र जो होता है वो बाईं ओर खिसक जाता है। अब मध्य उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौद्रिक प्रभाव और वास्तविक प्रभाव में अंतर। वास्तविक प्रभाव, इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, जैसे परिवार क्षेत्र द्वारा उत्पादन क्षेत्र को साधन सेवाएं जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी देना और उत्पादन क्षेत्र द्वारा परिवारों को वस्तुओं व सेवाओं देना। इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है मौद्रिक प्रभाव। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्रा का आदान प्रदान होता है, जैसे उत्पादक क्षेत्र द्वारा परिवारों को साधन, भुगतान, मजदूरी, किराया, ब्याज देना और परिवारों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने के लिए उपभोग व्यय करना। उत्तर ख, वित्तीय क्षेत्र का प्रभाव। जब एक सरल द्विच्छेदी मॉडल यानी परिवार और फर्म में वित्तीय क्षेत्र जैसे बैंक और वित्तीय संस्था को शामिल किया जाता है तो आय का चक्रीय प्रभाव अधिक घटित हो जाता है। सरकार मॉडल में यह माना जाता है कि परिवार अपनी पूरी आय खर्च कर देता है, लेकिन वित्तीय क्षेत्र के आने से बचत यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। 1 नंबर, परिवार अपनी आय का एक हिस्सा उपभोग पर खर्च न करके वित्तीय बाजार यानी बैंकों में बचाते हैं। यह प्रभाव से मुद्रा की निकासी है। नेक्स्ट है वित्तीय संस्था इस बचत को उत्पादन क्षेत्र यानी फर्मों को निवेश के रूप में ऋण देते हैं। यह प्रभाव में मुद्रा का समावेश है। यदि बचत और निवेश बराबर ना हो तो अर्थशास्त्र में संतुलन बिगड़ जाता है। इससे यह प्रभाव अत्यधिक गतिशील और जटिल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यय विधि के प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किस प्रकार होता है। इसी विधि से राष्ट्रीय आय के मापन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। व्यय विधि, इस विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए कुल व्यय को जोड़ा जाता है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं: GDP और MP, C+I+G+X-M। निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसको क्या कहते हैं C, परिवारों द्वारा उपभोग वस्तुओं पर किया गया खर्च। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि G, सरकार द्वारा प्रशासनिक और कल्याणकारी सेवाओं पर किया गया खर्च। तीसरा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण या निवेश, जिसको क्या कहते हैं I, व्यवसायों द्वारा मशीन या भवनों और स्टॉक पर किया गया खर्च। नेक्स्ट आता है शुद्ध निर्यात यानी X-M, कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर। इस प्रकार प्राप्त GDP में से मूल्यह्रास यानी कि MP घटाकर और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय NNP प्राप्त की जाती है। इसका सावधानियां क्या क्या है? मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय शामिल न करना। दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं पर किया गया व्यय को ही जोड़ा जाना चाहिए, कच्चे माल पर किए गए खर्च को नहीं। नेक्स्ट है पुरानी वस्तुओं का व्यय। पुरानी वस्तुओं को खरीदने पर किया गया खर्च शामिल नहीं होता, क्योंकि इसका मूल्य उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में पहले से जोड़ा जा चुका होता है जब वे बनी थी। नेक्स्ट है हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन आदि पर सरकार द्वारा किया गया व्यय को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके बदले में कोई उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है शेयर और बॉन्ड पर व्यय। यह केवल वित्तीय कागजी लेन देन है। इसमें देश में वास्तविक वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए इसे शामिल नहीं करते हैं। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले
BECC 103 का एक वीडियो डाला था, जिसमें नीति आयोग क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था की जो मूल अवधारणा है उसको मैंने पढ़ाया था। तो जो भी छात्र इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख लें, आपको काफ़ी हद तक जो समस्या हो रही है अर्थशास्त्र को समझने में वो समझ में आ जाएगा। इसमें मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार में संतुलन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? मुद्रा की आपूर्ति में एक वृद्धि के इन संतुलन पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मुद्रा बाजार में संतुलन उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां मुद्रा की कुल मांग मुद्रा की कुल आपूर्ति के बराबर होता है। केंज के अनुसार मुद्रा की मांग दो मुख्य कारणों से होती है। एक, लेन देन का उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। मुद्रा की आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है और यह स्थिर होती है। संतुलन बिंदु बाजार की दर निर्धारित करता है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि का प्रभाव, यदि केंद्रीय बैंक बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देता है तो मुद्रा आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। दी गई ब्याज दर पर आप बाजार में अतिरिक्त तरलता हो जाती है। लोग इस अतिरिक्त धन का उपयोग बॉन्ड खरीदने के लिए क्या करते हैं? बॉन्ड की मांग बढ़ने से बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण ब्याज दर में गिरावट आती है। नेक्स्ट है, इसी का चौथा पॉइंट है, ब्याज दर तब तक गिरती है जब तक कि लोग सट्टा उद्देश्य के लिए अतिरिक्त मुद्रा को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं हो जाते। अतः न्याय संतुलन निम्न बाजार दर पर स्थापित होती है। करक सुलभ होता है। मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय बैंक के पास कौन से परिमाणात्मक एवं गुणात्मक उपस्करक सुलभ होता है, उसकी व्याख्या करें। इसका उत्तर देखें, केंद्रीय बैंक जैसे RBI के मौद्रिक नीति के उपकरण। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार के उपकरणों का उपयोग करता है। एक है परिमाणात्मक उपकरण। ये उपकरण पूरी अर्थव्यवस्था में साख की कुल मात्रा को प्रभावित करता है। बैंक दर और रेपो दर, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है, इसे बढ़ाने से व्यावसायिक बैंक भी ऋण महंगा कर देता है, जिससे साख या संकुचित होता है। नेक्स्ट, नगद आरक्षित अनुपात CRR। बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास नगद रखना पड़ता है। इसे बढ़ाने से बैंक की ऋण देने की क्षमता घटती है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR। बैंकों को अपनी जमा का हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है। नेक्स्ट है, खुले बाजार की क्रिया OMO। केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में सरकारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री करना। बॉन्ड बेचने से बाजार से नकद कम होता है। नेक्स्ट है, गुणात्मक उपकरण। ये उपकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्र या उद्योगों में साख के प्रभाव को नियंत्रित करता है। सीमांत आवश्यकता, लोन की राशि और गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य के बीच का अंतर बदलना। साख की सानिध्य, विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा तय करना। नेक्स्ट है, नीति दबाव। केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को दिशा निर्देश का पालन करने के लिए सलाह या अनुरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की दर में एक परिवर्तन के एडी वक्र और उससे पड़ने वाला संतुलन पर प्रभाव को समझाइए। ब्याज दर का कुल मांग यानी कि एडी वक्र का प्रभाव। बाजार की दर में परिवर्तन का कुल मांग पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। एडी के मुख्य घटक उपभोग और निवेश है। प्रभाव की कड़ियाँ। निवेश पर प्रभाव। ब्याज दर बढ़ने से कॉर्पोरेट और व्यवसायों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है। इससे एक प्रोजेक्ट और निवेश में कमी आती है। उपभोग पर प्रभाव। उच्च बाजार दरों के कारण कार लोन, होम लोन आदि महंगे हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जैसे कि गाड़ी, मकान
की खरीद कम कर देता है, जिससे निजी उपभोग व्यय घटता है। नेक्स्ट है कुल मांग यानी एडी में गिरावट। निवेश और उपभोग दोनों में कमी आने के कारण कुल मांग वक्र एडी नीचे नीचे या बाईं ओर खिसक जाता है। इसके विपरीत ब्याज दर घटने पर एडी वक्र ऊपर या दाईं से दाईं ओर खिसकाव। संतुलन का प्रभाव। जब ब्याज दर बढ़ने के कारण एडी वक्र बाईं ओर खिसकता है, तो अर्थव्यवस्था का नया संतुलन बिंदु निम्न स्तर पर स्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद घट जाता है और रोजगार के स्तर में भी गिरावट आती है, जिससे कीमत भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। इस विषय में कैम्ब्रिज एवं फिशर की विधियों में भेद स्पष्ट कीजिए। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, इसको देखते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर के बीच सीधा संबंध होता है। यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो कीमत भी दोगुनी हो जाएगी और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। उसके बाद फिशर का दृष्टिकोण। इरविंग फिशर ने नगद लेन देन पर जोर दिया। इसका प्रसिद्ध समीकरण MV बराबर PT। MV बराबर क्या है? PT। यहाँ M क्या है? मुद्रा की मात्रा। B क्या है? मुद्रा का चलन वेग। P क्या है? सामान्य मूल्य स्तर। और T क्या है? लेन देन की कुल मात्रा। फिशर मानता है कि दीर्घ काल में V और T स्थिर रहता है, इसलिए M में वृद्धि से P में अनुपातिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। मार्शल, पिंगू और कीन्स जैसे कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के माध्यम के बजाय मुद्रा के संचयन के रूप में उसके कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसका समीकरण है M बराबर KPY, जहाँ Y क्या है? वास्तविक राष्ट्रीय आय है। K क्या है? आय का वह भाग जिसे लोग नगद रूप में अपने पास रखते हैं। फिशर और कैम्ब्रिज विधियों में मुख्य अंतर क्या है? मुद्रा का कार्य। फिशर मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम मानता है, जबकि कैम्ब्रिज विद्वान इसे धन संचयन का साधन भी मानते हैं। दूसरा है वेग बनाम नगद शेष। फिशर का सिद्धांत मुद्रा के चलन वेग यानी भी पर आधारित है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत नगद शेष की इच्छा के पर आधारित है। गणितीय रूप से K बराबर 1/V होता है। समय अवधि। फिशर का सिद्धांत एक निश्चित अवधि के प्रभाव पर विचार करता है, जबकि कैम्ब्रिज एक समय बिंदु पर स्टॉक पर ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस रूप में LM वक्र का क्लासिकी वितान केंजीय वितान से भिन्न होता है? व्याख्या कीजिए। एलन वक्र मुद्रा बाजार के संतुलन को दर्शाता है, जहां मुद्रा की मांग L मुद्रा की आपूर्ति के बराबर होता है। यह सामान्यतः धनात्मक ढाल वाला होता है, लेकिन इनके दो चरण यानी छोर होते हैं, जहां क्लासिकी और केंजीय विचार भिन्न होते हैं। केंजीय वितान। यहाँ LM वक्र का सबसे निचला क्षैतिज हॉरिजॉन्टल भाग होता है, जहां बाजार की दर न्यूनतम स्तर पर होता है। इस स्थिति में लोग मानते हैं कि ब्याज दर अब और नहीं गिर सकता, केवल बढ़ेगा। इसलिए वे सारा धन बॉन्ड में लगाने के बजाय नगद रूप में अपने पास रख लेते हैं। इसे तरलता जाल कहा जाता है। यहाँ मुद्रा की मांग पूरी तरह से लोचदार होती है। इस श्रेणी में मौद्रिक नीति पूरी तरह अप्रभावित होती है। नेक्स्ट है क्लासिकी वितरण। यहाँ LM वक्र का ऊपरी ऊर्ध्वाधर भाग होता है, जो अत्यधिक उच्च ब्याज दरों पर पाया जाता है। क्लासिकी अर्थशास्त्रियों के अनुसार लोग सट्टा उद्देश्य के लिए कोई भी नकदी अपने पास नहीं रखते। मुद्रा की मांग केवल लेन देन के लिए होती है। यह मुद्रा की मांग ब्याज दर के प्रति पूरी तरह बेलोचदार होती है। इस वितान में मौद्रिक नीति अत्यधिक प्रभावित होती है और राजकोषीय नीति का आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभावपूर्ण होता है।
गौ नंबर ये संक्षिप्त टिप्पणी है, यानी कि इसमें एक शब्द दिया है और उसके बारे में आपको बताना है 100 शब्दों में। जैसे एक है उत्पादन संभावना वक्र, इसका टिप्पणी लिखना है, कमेंट करना है इसमें। उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी दो वस्तुओं के उन वैकल्पिक संयोजनों को दर्शाता है जिसका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध संसाधनों और तकनीकों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग करके कर सकते हैं। यह वक्र मूल्य वृद्धि की ओर नतोदर होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं, दूसरी वस्तुओं को छोड़ने की सीमांत अवसर लागत बढ़ जाती है। पीपीसी पर स्थित कोई भी बिंदु संसाधनों के कुशलतम उपयोग को दिखाती है, जबकि इसके अंदर का बिंदु संसाधनों के अल्प संयोजन को दर्शाता है। नेक्स्ट है मुद्रा आपूर्ति के मापक टिप्पणी। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति को मापने के लिए 4 वैकल्पिक मापकों का उपयोग करता है, जिन्हें M1, M2, M3 और M4 माना जाता है। M1 जनता के पास उपलब्ध करेंसी बैंकों के पास मांग जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, इसे संकीर्ण मुद्रा और सर्वाधिक तरल माना जाता है। M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा। M3 बराबर M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की सावधिक जमा, इसे व्यापक मुद्रा कहा जाता है। M4 M3 प्लस डाकघर का कुल संचयन NSC को छोड़कर। नेक्स्ट है, चलिए अब देखते हैं फिर से दीर्घ लघुत्तरीय क्वेश्चन। वो आपका मान के चलिए कि 2025 का दिसंबर का क्वेश्चन था और ये जून का है। इसमें है मुद्रा स्फीति के कारणों का वर्णन कीजिए। इस संदर्भ में मांग पक्ष मुद्रा स्फीति और पूर्ति पक्ष मुद्रा स्फीति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मुद्रा कीमत जाल क्यों उत्पन्न होती है? मुद्रा स्फीति, जिसको हम पहले पढ़ चुके थे। मुद्रा स्फीति का सामान्य अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में निरंतर और अत्यधिक वृद्धि से है, जिसके कारण मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रा पक्ष मुद्रा स्फीति बनाम पूर्ति पक्ष मुद्रा स्फीति। मांग पक्ष मुद्रा स्फीति यह तब उत्पन्न होता है जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है। इसे बहुत अधिक धन वस्तु कब वस्तुओं का पीछा कर रहा है के रूप में जाना जाता है। इसके मुख्य कारणों में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि और करों में कटौती शामिल है, जो जनता की डिस्पोजेबल आय को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है पूर्ति पक्ष मुद्रा स्फीति। इसे लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति भी कहते हैं। यह तब होता है जब कुल मांग को स्थिर रहते हैं, लेकिन कुल मांग जो क्या होता है, स्थिर रहते हैं, लेकिन उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कुल पूर्ति घट जाती है। इनके मुख्य कारणों में कच्चे माल जैसे खनिज तेल की कीमत में वृद्धि, श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि या उद्योगों पर भारी अप्रत्यक्ष कर लगान शामिल है। चलिए यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब बताते क्या BECC 103 का पार्ट 1 के बारे में मैंने पहले बता दिया था। पार्ट 2 भी कंप्लीट है, जिसमें आपको ब्लॉक 3, 4, 5, 6 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये पढ़ने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको इकोनॉमिक्स के हर एक वर्ड को समझ सकते हैं, क्या इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, और इग्नू एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मुद्रा कीमत जाल उत्पन्न होने के कारण। मुद्रा कीमत जाल एक ऐसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बढ़ती कीमतों और बढ़ती मजदूरी एक दूसरे को बढ़ावा देती है। इसकी उत्पत्ति के चरण निम्नलिखित है। जब जीवन निर्वाह यानी लागत बढ़ती है, तो श्रमिक संघ अपने वास्तविक जीवन स्तर को बढ़ाए रखने के लिए अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। उत्पादकों को श्रमिकों को अधिक मजदूरी देनी पड़ती है, जिससे उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अपने लाभ मार्जिन को सुरक्षित रखने के लिए उत्पादक इस बढ़ती हुई लागत का बोझ उपभोक्ता पर डाल देते हैं और वस्तुओं की कीमत और बढ़ा देते हैं। कीमत में इस नई वृद्धि के बाद श्रमिक पुनः और अधिक मजदूरों की मांग करते हैं। यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसे अर्थशास्त्र में मुद्रा कीमत जाल
जाल या सर्पिल कहा जाता है। नेक्स्ट है उपभोग फलन को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार उपभोग में परिवर्तन समग्र मांग यानी एडी में परिवर्तन लाता है। उत्तर उपभोग फलन उपभोग व्यय और डिस्पोजेबल आय आय यानी वाई के बीच के कार्यात्मक या गणितीय संबंध को व्यक्त करता है। इसे केंज के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित माना जाता है। इसे समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, सी बराबर CO प्लस सी वाई, जहाँ CO स्वायत्त उपभोग है जो आय का स्तर शून्य होने पर भी जीवित रहने के लिए आवश्यक है, और सी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC है। उपभोग फलन की मुख्य विशेषताएं आय के साथ सीधा संबंध। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती है कुल उपभोग व्यय भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मूल्य हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। 0 और 1 के बीच क्या होता है? MPC, यानी 0 लेस देन MPC लेस देन 1। इसका अर्थ है कि बढ़ी हुई आय का एक हिस्सा खर्च हो जाता है और शेष बचा लिया जाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति APC, आय बढ़ने के साथ साथ APC का मूल्य लगातार घट जाता है, क्योंकि अमीर होने पर लोग आय का कम अनुपात उपभोग पर खर्च करते हैं। उपभोग में परिवर्तन का समग्र मांग एडी पर प्रभाव। केंज के मॉडल में समग्र मांग का सबसे बड़ा घटक निजी उपभोग व्यय होता है। एडी बराबर C प्लस 1 माइनस G। जब उपभोक्ता का भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ता है या करों में कमी होती है तो उसका उपभोग व्यय C क्या होता है? बढ़ जाता है। उपभोग में यह प्रभावित वृद्धि समग्र मांग यानी एडी वक्र को ऊपर दाईं ओर खिसका देता है। नेक्स्ट है गुणक प्रभाव के कारण। उपभोग में वृद्धि से बाजार में वस्तुओं और मांग बढ़ती है, जिससे उत्पादन और रोजगार बढ़ता है और राष्ट्रीय आय प्रारंभिक उपभोग वृद्धि से कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसके विपरीत उपभोग घटने पर एडी वक्र नीचे खिसक जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, LM वक्र की व्युत्पत्ति कीजिए। LM वक्र पर कोई बिंदु क्या दर्शाती है? वे कारक कौन से हैं जो LM वक्र को प्रभावित करते हैं? LM वक्र की व्युत्पत्ति। LM वक्र मुद्रा बाजार मनी मार्केट के संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह बाजार की दर और राष्ट्रीय आय के उन विभिन्न संयोजनों को दिखाता है जहां मुद्रा की कीमत मांग मुद्रा की कुल वास्तविक आपूर्ति के बराबर होती है। इस व्युत्पत्ति की प्रक्रिया इस प्रकार है। जब अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ता है तो लोग लेन देन के उद्देश्य के लिए अधिक मुद्रा अपने पास रखना चाहता है, जिससे मुद्रा की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। चूँकि मुद्रा की आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा स्थिर रखी जाती है, इसलिए मुद्रा की इस बढ़ी हुई मांग के कारण ब्याज की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार उच्च आय स्तर उच्च बाजार दर से जुड़ जाता है, जिससे LM वक्र का ढाल धनात्मक होता है। नेक्स्ट है LM वक्र पर स्थित कोई बिंदु क्या दर्शाता है? LM वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु यह दर्शाता है कि मुद्रा बाजार पूरी तरह संतुलन में है, अर्थात लोग जितनी नकदी अपने पास रखना चाहते हैं, बाजार में मुद्रा की उपलब्धता ठीक उतनी ही है। LM वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। LM वक्र की खिसकाव निम्नलिखित स्वायत्त कारकों के कारण होता है। मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन। यदि केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाता है तो बाजार में तरलता बढ़ती है और LM वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। इसके विपरीत आपूर्ति घटने पर यह बाईं ओर खिसकता है। नेक्स्ट है मुद्रा की मांग में स्वायत्त परिवर्तन। यदि लोग किसी कारण से, जैसे डिजिटल भुगतान बढ़ने पर, अपने पास नगद रखना कम कर देते हैं तो मुद्रा की मांग घटती है और LM वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समझाइए कि मौद्रिक प्रभाव और वास्तविक प्रभाव किस प्रकार होते हैं।
त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। एक त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में 3 मुख्य आर्थिक एजेंट शामिल होते हैं। एक परिवार क्षेत्र, दूसरा व्यावसायिक फर्म क्षेत्र और तीसरा है सरकारी क्षेत्र। इस मॉडल में विदेशी व्यापार शामिल नहीं होते हैं। वास्तविक प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादन के साधनों का भौतिक आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है परिवार क्षेत्र फर्म को उत्पादन के साधन जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी प्रदान करता है। फर्म क्षेत्र इन संसाधनों का उपयोग करके अधिक वस्तुएं और सेवाएं तैयार करते हैं और इन्हें परिवारों को सौंपता है। सरकार इन दोनों क्षेत्रों से साधन सेवाएं और वस्तुएं प्राप्त करती है और बदले में उन्हें सार्वजनिक सेवा यानी सड़क सुरक्षा, कानून व्यवस्था प्रदान करती है। नेक्स्ट है मौद्रिक प्रभाव में धन या मुद्रा का चक्र चलता है जो वास्तविक प्रभाव के विपरीत दिशा में होता है। इसमें एक पॉइंट है, फर्म क्षेत्र साधनों के उपयोग के बदले परिवारों को साधन भुगतान देता है। नेक्स्ट परिवारों को साधन भुगतान जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज लाभ देता है। नेक्स्ट है परिवार क्षेत्र इस प्राप्त आय को फर्म द्वारा बनाई गई वस्तुओं को खरीदने के लिए उपभोग व्यय के रूप में फर्म को वापस लौटा देता है। नेक्स्ट है सरकार की भूमिका। परिवार और फर्म दोनों सरकार को कर चुकाते हैं जो प्रभाव से धन की निकासी है। इसके बदले में सरकार परिवारों को हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति देती है और फर्मों को अधिक सहायता तथा वस्तुओं की सरकारी खरीद के लिए भुगतान करती है। यह प्रभाव में धन का समावेश है। भाग ख जो है यानी कि ब्लॉक सेकंड, इसमें है मध्यम उत्तरीय प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं। विभिन्न समष्टिगत आर्थिक समुच्चयों के बीच अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। इस संदर्भ में क्या एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी उसके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से कम हो सकता है? उत्तर, समष्टिगत अर्थ समुच्चय में अंतर संबंध समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख समुच्चय जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी एक दूसरे से गहरे जुड़े होते हैं। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी एनएफआईए। अब एनडीपी क्या होता है? जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। एनएनपी क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। क्या जीएनपी का मूल्य जीडीपी से कम हो सकता है? हाँ, एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी उसके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से बिल्कुल कम हो सकता है। यह तब होता है जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन यानी एनएफआईए ऋणात्मक हो। यह देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से अर्जित की गई आय की तुलना में विदेशी नागरिकों द्वारा उस देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित की गई आय अधिक हो। जैसे कि भारत जैसे विकासशील देश में अक्सर बहुराष्ट्रीय कंपनी की भारी उपस्थिति के कारण होता है जो एनएफआईए ऋणात्मक हो जाता है। सूत्रानुसार जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस माइनस एनएफआईए जिसके कारण जीएनपी लेस देन जीडीपी जिसके कारण जीएनपी जीडीपी से कम हो जाता है। प्रश्न 6, मुद्रापूर्ति के विभिन्न माप क्या हैं? मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। मुद्रापूर्ति के माप। भारत में आरबीआई द्वारा प्रयुक्त मुद्रापूर्ति के 4 मुख्य माप हैं। एक है M1 जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों की मांग प्लस जमा, आरबीआई के पास अन्य जमा। दूसरा है M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बचत बैंक जमा। ये तो हमने पहले पढ़ चुका है ये वाला, फिर भी देख लीजिए। उसके बाद आता है M1 प्लस बैंकों की सावधिक टर्म जमा। M4 क्या होता है? M3 प्लस डाकघर की कुल जमा यानी NSC को छोड़कर। मुद्रा के मुख्य कार्य क्या होता है? प्राथमिक कार्य क्या है मुद्रा का? प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। इसके कारण वस्तु विनिमय की दोहरे संयोग की आवश्यकता समाप्त हो गई है। वस्तु का मूल्य का मापक सभी वस्तुओं का मूल मुद्रा में मापा जाता है। द्वितीय कार्य क्या है? मूल्य का
संचय, धन को भविष्य के लिए आसानी से संचित किया जा सकता है। आस्थगित भुगतानों का मान, भविष्य के ऋणों का लेन देन मुद्रा में सरल होता। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन है, केंच के द्वारा सुझाए गए मुद्रा की मांग के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मुद्रा का मांग फलन अधोमुखी यानी कि अधोमुखी नीचे की ओर ढलान वाला क्यों होता है? केंच का मुद्रा मांग, केंच के अनुसार लोग 3 उद्देश्यों के लिए नगद रखना चाहते हैं। लेन देन उद्देश्य, जैसे कि दैनिक जीवन के खर्चों, विनिमय की ज़रूरतों को पूरे करना या आय के स्तर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सतर्कता उद्देश्य, भविष्य की आकस्मिक बीमारी या संकट के निपटने के लिए यह भी आय पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है छठा उद्देश्य, भविष्य में ब्याज दर या बॉन्ड की कीमत में होने वाली परिवर्तन से लाभ कमाने के लिए यह पूरी तरह ब्याज की दर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मुद्रा मांग फसल के नीचे झुकने यानी उद्योगमुखी का कारण। मुद्रा का सट्टा मांग फलन और बाजार की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब बाजार में ब्याज की दर बहुत उच्च होती है तो बॉन्ड पर मिलने वाला प्रतिफल अधिक होता है। इसलिए लोग नगद अपने पास रखकर बॉन्ड में निवेश कर देते हैं। मुद्रा की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत जब ब्याज दर बहुत अधिक होता है तो लोग बॉन्ड बेचने लगते हैं और नगद अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं। इसके विपरीत संबंध के कारण मुद्रा मांग वक्र का ढाल उद्योगमुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, रेखा चित्र की सहायता से समझाएं कि एक अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय और कर संतुलन उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है। आंसर है सरकारी व्यय और कर का प्रभाव। केंद्रीय आय निर्धारित मॉडल में सरकार के राजकोष उपकरण सरकारी आय जी और कर टी संतुलन उत्पादन को गहराई से प्रभावित करता है। सरकारी आय का प्रभाव, सरकारी व्यय का प्रभाव जी। सरकारी व्यय समग्र मांग का एक सीधा और स्वायत्त घटक है। जब सरकार बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाती है तो कुल मांग वक्र C+I+G ऊपर की ओर खिसक जाता है। सरकारी व्यय गुणक 1/1 - MPC के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और संतुलन उत्पादन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। कर का प्रभाव, कर लगाने से उपभोक्ताओं की डिस्पोजेबल आय कम हो जाती है, जिससे उसका निजी उपभोग व्यय घट जाता है। इससे कुल मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाता है और संतुलन उत्पादन का स्तर गिर जाता है। यह गुणक का प्रभावी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, यदि सरकार संतुलन बजट अपनाती है जिसका व्यय उतना ही कर, तो संतुलन बचत गुणक का मान 1 होता है, जिसके उत्पादन में सरकारी व्यय के बराबर ही शुद्ध वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ISLM मॉडल में अर्थव्यवस्था स्वचालित रूप से संतुलन में कैसे पहुंच जाती है, स्पष्ट कीजिए। ISLM मॉडल में स्वचालित समायोजन। ISLM मॉडल में वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों एक साथ संतुलन बिंदु पर होना अनिवार्य है, जहां IS और LM वक्र एक दूसरे को काटती है। यदि अर्थव्यवस्था एक संतुलन बिंदु पर नहीं है तो आर्थिक तर्कें स्वचालित रूप से इसे संतुलन में लाती है। यदि अर्थव्यवस्था IS वक्र के दाईं ओर है, इस क्षेत्र में वस्तुओं की कुल पूर्ति कुल मांग से अधिक होती है। अति उत्पादन, इसके कारण फर्में उत्पादन कम करने लगती है, जिससे राष्ट्रीय आय घटने लगती है और अर्थव्यवस्था बाईं ओर संतुलन की तरफ बढ़ती है। यदि अर्थव्यवस्था LM वक्र के दाईं ओर है, यहाँ मुद्रा की मांग बाजार में उपलब्ध मुद्रा की पूर्ति से अधिक होती है। मुद्रा की इस कमी के कारण लोग बॉन्ड बेचने लगते हैं, जिससे बॉन्ड की कीमत गिरती है और मुद्रा की दर स्वचालित रूप से बढ़ने लगती है। ब्याज दर बढ़ने से मुद्रा बाजार पुनः संतुलन की ओर खिसक जाता है। इस प्रकार वस्तु बाजार में उत्पादन का समायोजन और मुद्रा बाजार में
ब्याज दर का त्वरित समायोजन बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अर्थव्यवस्था को पुनः केंद्रीय सामान्य अवस्था बिंदुओं पर स्थापित कर देती है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण शाखा क्यों है? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर। व्यष्टि यह अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई जैसे उपभोग, एक फर्म या एक उद्योग के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन कराता है। इसका मुख्य उपकरण कीमत सिद्धांत है। समष्टि अर्थशास्त्र यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े योग जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर और आर्थिक विकास का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उपकरण आय और रोजगार सिद्धांत है। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के कारण या निम्नलिखित कारणों से अर्थशास्त्र की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शाखा है। नीति निर्माण में सहायक। सरकारें देश की गरीबी, बेरोजगारी, राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतियां समष्टि आर्थिक सिद्धांत के कारण पर ही बनाती है। आर्थिक स्थिति यह व्यापार चक्र मंदी और तेजी के कारणों को समझाकर अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के उपाय सुझाता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना दोनों देशों के आर्थिक प्रदर्शन जैसे जीडीपी विकास दर की संतुलन केवल समष्टिगत आंकड़े के द्वारा ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 11 व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। यह विधि का उपभोग करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर उत्पादन विधि का मूल्य वृद्धि विधि। इस वृद्धि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर प्रत्येक उद्यम द्वारा किए गए मूल्यवर्धन की गणना की जाती है। इसका सूत्र मूल्यवर्धन बराबर उत्पादन का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस मध्यमवर्ती उपभोग। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के मूल्यवर्धन को जोड़ने पर हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होती है। इसमें मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटकर तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। सावधानियां दोहरी गणना से बचाओ। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। इसमें मध्यवर्ती का नहीं होता है और कच्चे माल का नहीं होता है। स्व उपभोग के लिए उत्पादन किसानों द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के लिए उगाए गए अनाज का अनुमानित मूल्य राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इसका आर्थिक मूल्य होता है। नेक्स्ट है पुरानी वस्तुओं की बिक्री। पुरानी वस्तुओं को बेचने से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसका मूल्य उसके उत्पादन वाले वर्ष में पहले ही गिना जा चुका है। हालांकि इस पर दिया गया कमीशन जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है भाग ग संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है इसमें यानी कि कमेंट करना है हर एक वर्ड के बारे में 100 शब्दों में। भुगतान शेष क्या है? भुगतान शेष यानी BOM बैलेंस ऑफ पेमेंट एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन एक व्यवस्थित खाता या वितरण है। इसके 2 मुख्य स्रोत होते हैं, चालू खाता जिसमें वस्तुएं और सेवाओं के आयात निर्यात का लेख होता है और पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट जिसमें विदेशी ऋण, निवेश और संपत्तियों का लेन देन दर्ज होता है। यह देश के बाहरी वित्तीय स्थिति की ताकत को दर्शाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक जैसे भारत में RBI केंद्र को मौद्रिक और बैंक प्रणाली को शीर्ष निकाय होता है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल 1 नोट जारी करने का एकाधिकरण, दूसरा है सरकार का बैंक और सलाहकार के रूप में कार्य करना, तीसरा है व्यावसायिक बैंक के लिए अंतिम ऋणदाता बनना और चौथा है रेपो रेट यानी CRR आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख और मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना। 100 नंबर है नेक्स्ट रेपो दर और वित्तीय रेपो दर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। टिप्पणी रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक जरूरतों के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेता है। इसे बढ़ाने से ब्याज में लोन महंगी हो जाती है और मुद्रास्फीति रुकती है। इसके विपरीत रेपो रेट रिवर्सल रेपो रेट वह दर होती है जिस पर व्यावसायिक बैंक अपनी अतिरिक्त नकद को
केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं और ब्याज कमाते हैं। यह बाजार के अतिरिक्त तरलता को सोखने का काम करती है। नेक्स्ट है बाजार का सेका नियम से सेज लॉ ऑफ मार्केट टिप्पणी क्लासिकी अर्थशास्त्रीय जेबी से द्वारा प्रतिपादित इस नियम का मूल मंत्र है कि आपूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। इसके अनुसार जब भी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन के साधन को मजदूरी, किराया और लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। यह प्राप्ति आय पुनः बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यय बन जाती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में कभी भी सामान्य अति उत्पादन का अस्थायी बेरोजगारी संभव नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, इसको भी देखना चाहिए, इसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन है, एक देश में बैंकिंग प्रणाली द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या। बैंक प्रणाली द्वारा साख सृजन। भले ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन रहा है, यानी 1 घंटा के आसपास का बन जा रहा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप इसको 1 से 2 बार 2x में भी करके देख लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ रिवीजन हो जाएगा। और इतना तो बात है क्या, अगर आप कितना भी पढ़ लीजिएगा तो टोटल आप सेम टू सेम नहीं लिख सकते हैं। अगर आप समझ जाइएगा तो उसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको क्या है। बैंक प्रणाली द्वारा साख सृजन व्यावसायिक या वाणिज्य बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य साख सृजन करना है। बैंक केवल धन जमा करने और उसे उधार देने वाली संस्था नहीं है, बल्कि वे अपनी प्रारंभिक जमाओं से कई गुना अधिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाती है। साख सृजन का आधार और मान्यता। यह प्रक्रिया 2 मुख्य मान्यताओं पर काम करती है। एक है पूर्ति अर्थव्यवस्था में केवल एक ही बैंकिंग प्रणाली है, सभी बैंक मिलकर एक इकाई है। बाजार में होने वाले सभी लेन देन बैंकों के माध्यम से चेक या डिजिटल रूप में होते हैं, अर्थात कोई भी पैसा नगद रूप में बैंकिंग सिस्टम से बाहर नहीं जाता है। नगद आरक्षित अनुमान। केंद्रीय बैंक के नियम के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा नगद रूप में रिजर्व रखना पड़ता है। इसे CRR कहते हैं। साख सृजन की प्रक्रिया उदाहरण सहित मान लीजिए कि केंद्रीय बैंक में CRR 10% तय किया है और बैंक अ के पास कोई नागरिक 1000 की प्राथमिक जमा करता है। चरण 1, बैंक एक क्या करेगा, 10,000 का 10% यानी 1000 आरक्षित कोष में रखेगा और शेष 9000 किसी अन्य व्यक्ति को ऋण के रूप में देगा। बैंक यह ऋण नगद न देकर ऋणदाता के खाते में जमा करता है। चरण B, यह ऋणदाता जब 9000 को बाजार में खर्च करेगा तो यह पैसा घूमकर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बैंक प्रणाली में वापस जमा हो जाएगा। अब बैंक बी के पास 9000 की नई जमा आएगी। फिर क्या होगा, चरण C, बैंक बी इस 9000 का 10% यानी 900 अपने पास रखेगा और शेष 8100 आगे ऋण के रूप में जारी कर देगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि प्रारंभिक जमा की गई राशि से आरक्षित कोष का कुल योग प्रारंभिक जमा के बराबर नहीं हो। उसके बाद आता है साख गुणक। कुछ साख सृजन की गणना इस सूत्र से की जाती है। कुल जमा प्रारंभिक जमा 1/CRR। हमारे उदाहरण में 1000 गुना 1/0.10 बराबर 10,000 गुना 10 बराबर 1 लाख रुपये। इस प्रकार बैंक ने मात्र 10,000 की नकदी से बाजार में 1 लाख मूल्य की साख का सृजन कर दिया। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। दर या गति के आधार पर मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकार में विस्तृत कीजिए। मुद्रास्फीति को 2-3 बार आगे ऊपर भी हमने पढ़ लिया है। गति या दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, एक तो है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जब कीमत में वृद्धि की दर बहुत अधिक होती है, आमतौर पर 3% वार्षिक से कम। यह अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित और लाभदायक मानी जाती है क्योंकि यह उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है चलती हुई मुद्रास्फीति। जब मूल्य वृद्धि की दर एकल अंक में थोड़ी तेज यानी 3 से 10 वार्षिक की बीच होती है तो यह सरकार के लिए एक चेतावनी संकेत होती है कि यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है। नेक्स्ट है भागती या दौड़ती मुद्रास्फीति। जब इसका तीव्र गति से बढ़कर क्या हो जाएगा, 10 से 20 या उससे अधिक वार्षिक हो जाए तो इसके कारण
मध्यम और गरीब वर्ग की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है और बचत का बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अति मुद्रास्फीति का या चरम स्फीति। यह सबसे खतरनाक स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण से बाहर होकर सैकड़ों या हजारों प्रतिशत वार्षिक या मासिक हो जाती है। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की और हाल के वर्ष में वेनेजुएला व जिम्बाब्वे में यह देखा गया है, जिसमें देश की अपनी मुद्रा पर जो जनता या विश्वास पूरी तरह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सरल केन्सियन मॉडल पर एक विस्तृत समष्टिगत आर्थिक टिप्पणी लिखें। सरल केन्सियन मॉडल लॉर्ड J.M. केन्ज द्वारा प्रतिपादित यह मॉडल अल्पकाल में किसी अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार के नियंत्रण की व्याख्या करता है। यह मॉडल इस विचार पर आधारित है कि मंदी के समय उत्पादन का स्तर आपूर्ति द्वारा नहीं बल्कि प्रभावी मांग या समग्र व्यय द्वारा निर्धारित होती है। मॉडल की मुख्य विशेषताएं और समीकरण। यह एक सरल द्विछेदीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एडी को दो मुख्य घटक द्वारा है, उपभोग C और निवेश I। एडी बराबर C प्लस I, जहाँ उपभोग फलन C बराबर 0 प्लस CY होता है। संतुलन की स्थिति वहाँ प्राप्त होती है जहाँ कुल राष्ट्रीय आय या आय Y कुल समग्र मांग एडी के ठीक बराबर हो जाता है। Y बराबर एडी अर्थात Y बराबर C प्लस 1। अब रेखाचित्र विवरण। रेखाचित्र तो इसमें बना हुआ नहीं है, इसे ऐसे ही देख लीजिए, आप बना लीजिएगा। इस मॉडल को रेखाकृत चित्र के माध्यम से केन्सियन द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें एक एक्स अक्ष पर राष्ट्रीय आय Y और Y अक्ष पर समग्र व्यय यानी एडी को माना जाता है। एक 45 डिग्री की रेखा Y बराबर एडी खींचा जाता है और पूर्ण संतुलन रेखा को दर्शाती है, जहाँ वास्तविक एडी वक्र C प्लस I इस 45 डिग्री की रेखा को काटती है। वहीं अर्थव्यवस्था का वास्तविक संतुलन बिंदु होता है। यदि यह बिंदु पूर्ण रोजगार स्तर से नीचे है तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी या मंदी पाई जाती है, जिसे सहकारी हस्तक्षेप या निवेश बढ़ाकर दूर किया जाता है। नेक्स्ट है कर दर में वृद्धि के कारण एक अर्थव्यवस्था में संतुलन उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभावों का समष्टिगत अर्थव्यवस्था आर्थिक विश्लेषण कीजिए। कर दर में वृद्धि का प्रभाव। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर की दरों में वृद्धि करने पर सीधा प्रभाव उपभोक्ता की क्रय शक्ति और देश के संतुलन उत्पादन पर पड़ता है। इस प्रभाव को केन्सियन आय निर्धारण मॉडल के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रभाव का संचरण चरणबद्ध रूप से। परियोज्य आय में कमी। जब सरकार की दर T बढ़ती है तो नागरिकों की परियोज्य आय यानी टैक्स चुकाने के बाद हाथ में बचने वाला पैसा YD बराबर Y माइनस T घट जाती है। उपभोग व्यय में गिरावट। परियोज्य आय कम होने से लोग वस्तुएं और सेवाओं में होने वाले अपने निजी उपभोग व्यय को कम कर देते हैं। समग्र मांग वक्र का खिसकाव। चूँकि उपभोग समग्र मांग का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए उपभोग घटने से कुल समग्र मांग वक्र नीचे की ओर गिर जाता है। इसके अतिरिक्त कर गुणांक का आकार भी छोटा हो जाता है। संतुलन उत्पादन का अंतिम परिणाम। समग्र मांग वक्र के नीचे खिसकाव के कारण यह केन्सियन कौन मॉडल में 45 डिग्री की रेखा को पहले की तुलना में एक निचले बिंदु पर काटता है। इसके परिणाम स्वरूप देश का कुल संतुलन, आउटपुट और राष्ट्रीय आय का स्तर घट जाता है। उत्पादन घटने से कंपनियों में छांटनी हो सकती है, जिससे रोजगार का स्तर भी कम हो जाता है। अतः मंदी के समय कर की दरों में वृद्धि करना अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाता है। अब फिर से हमें इसका टिप्पणी लिखना है इस क्वेश्चन का। मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर। इसको टिप्पणी। मौद्रिक जीडीपी की गणना चालू वर्ष की बाजार कीमत पर की जाती है। यदि किसी वर्ष उत्पादन ना भी बढ़े और केवल महंगाई बढ़ जाए तो भी मौद्रिक यानी जीडीपी बढ़ जाता है। इससे देश के वास्तविक विकास का पता नहीं चल पाता। इसके विपरीत वास्तविक जीडीपी की गणना किसी
आधार वर्ष की स्थित कीमत पर की जाती है। यह केवल तभी बढ़ती है जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक उत्पादन में वास्तविक वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के सही मापने के लिए वास्तविक जीडीपी को ही श्रेष्ठ संकेत माना जाता है। उत्पादन अंतराल आउटपुट गैप। उत्पादन अंतराल एक अर्थव्यवस्था के वास्तविक उत्पादन और उससे संभावित उत्पादन के बीच का अंतर है। संभावित उत्पादन वह अधिकतम स्तर है जिससे अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके बिना किसी महंगाई से प्राप्त कर सकती है। यदि वास्तविक उत्पादन संभावित से कम है तो इसे ऋणात्मक उत्पादन अंतराल कहते हैं, जो मंदी और बेरोजगारी को दर्शाता है। यदि वास्तविक उत्पादन संभावित से अधिक हो जाए तो इसे धनात्मक उत्पादन यानी अंतराल कहते हैं, जो अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग और मुद्रास्फीति के दबाव को प्रकट करता है। नेक्स्ट है संतुलन बजट गुणांक। संतुलन बजट गुणांक का यह दर्शाता है कि यदि सरकार अपनी व्यय जी में जितना वृद्धि करता है, ठीक उतना ही राशि में कर यानी टी को बढ़ाकर जनता से वसूल लेती है, जिससे बजट संतुलन रहता है। तो राष्ट्रीय आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार संतुलन बजट गुणांक का मान हमेशा इकाई के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि बिना किसी बजटीय घाटे के भी सरकारी खर्च और करों में समान वृद्धि करने से देश की राष्ट्रीय आय में ठीक उतनी ही राशि के बराबर वृद्धि होगी जितना सरकार ने खर्च बढ़ाया है। नेक्स्ट है हॉट मनी तत्व मुद्रा टिप्पणी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त में हॉट मनी का तात्पर्य उन विदेशी वित्तीय पूंजी से है जो बहुत कम समय में अत्यधिक लाभ या उच्च ब्याज दर कमाने के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश में वित्तीय बाजार में बहुत तेजी से स्थानांतरित होती रहती है। यह पूंजी अत्यंत संवेदनशील और अत्यधिक अस्थिर होती है। जैसे ही किसी देश में आर्थिक या राजनीतिक जोखिम बढ़ता है, यह मुद्रा तुरंत देश से बाहर चली जाती है, जिससे उस देश के विदेशी मुद्रा भंडार और विनिमय दर पर भारी संकट आ जाता है। हाँ, तो कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आज, और इसमें टोटल कितना पेज था? 50 से 52 पेज के आसपास था। ये पूरा ख़त्म हो गया। इसको हम मैराथन कर सकते हैं, वरदान कर सकते हैं आपके लिए। अगर आप इसको 2x में करके 2-3 बार देख लिए तो लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इतना मेहनत करते हैं, इसके लिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।